द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन झेलने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आसमान में थंडर पावर लगातार इकट्ठी होती जा रही थी। वो इतनी भयानक होती जा रही थी कि मानो स्यावियन के अस्तित्व से ही नाराज हो। जैसे ही सही टाइम आएगा ये सारी थंडर पावर एक साथ फट पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो पूरे थंडर सिटी का लगभग 1/4 हिस्सा पल भर में मिट जाएगा। लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन पहले ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार था। अगर इस थंडर पावर को बिना रोके थंडर सिटी में फैलने दिया जाता तो शायद पूरा शहर ही राख बन जाता। टैन चैन और हुआ भी सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ऊपर प्रकट हुए। टैन चैन ने अपना हाथ हल्का सा लहराया, तुरंत एक बेहद पावरफुल इम्प्रिजमेंट फोर्स चारों ओर फैल गई और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के चारों तरफ एक विशाल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैरियर बन गया। ये बैरियर इतना पावरफुल था कि चाहे इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन कितना भी भयानक क्यों ना हो वो इसे तोड़ नहीं सकती थी। इसलिए चाहे स्यावियन सफल हो या असफल उसका प्रभाव बाहर की दुनिया पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये देख के आसपास मौजूद सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। अगर स्यावियन असफल हो जाता तो वो भी उसकी चपेट में आ सकते थे, लेकिन अब उनकी कोई भी चिंता नहीं थी। भीड़ में छिपे कुछ एक्सपर्ट्स भी ये सीन देख के चौंक गए। वाइस प्रेसिडेंट खुद एक्शन ले रहे हैं। लगता है टैन चैन की स्ट्रेंथ हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। उसी समय आसमान में फैले ब्लैक थंडर क्लाउड्स और भी डांस होने लगे। धीरे धीरे वो एक विशाल डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म में बदल गए। स्यावियन अभी केवल 2 स्टार डोजियन था। ऐसी सिचुएशन में उसकी हालत सचमुच बेहद खतरनाक थी। स्यावियन ने ऊपर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन वाकई एम्परर रैंक पिल थंडर से बिल्कुल अलग है। अपने सोल परसेप्शन से उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बात महसूस की। इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन और एम्परर रैंक पिल थंडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर था डोमेन लो पावर। उसने अभी केवल इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन लेवल पिल बनाई थी, इसलिए उसमें मौजूद डोमेन लो पावर बेहद कम थी, लगभग ना के बराबर, लेकिन वो वास्तव में मौजूद थी। तभी टैन चैन ने स्यावियन की ओर देख के समझाना शुरू किया। इमॉर्टल अल्केमिस्ट द्वारा बनाई गई पिल्स की ट्रिब्यूलेशन को इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। इसमें कुल 9 कमिटीज और 9 कलर्स होते हैं। इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड की अर्थ, हेवन और प्रोफाउंड ग्रेड पिल्स क्रमशः 1 कलर, 2 कलर और 3 कलर इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन को जन्म देती हैं। तुमने अभी इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन लेवल पिल बनाई है और तुमने सीधे 3 कलर इमॉर्टल पिल ट्रिब्यूलेशन को बुला लिया। इसका मतलब है तुम्हारी पिल क्वालिटी अपने ग्रेड की बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी है। स्यावियन ने सिर हिलाया। अब समझ गया। असल में इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड से लेके गॉड रैंक 7th ग्रेड तक कुल 9 छोटे लेवल्स थे और 9 कलर पिल ट्रिब्यूलेशन उन्हीं 9 लेवल्स का प्रतिनिधित्व करती थी। अचानक ब्लैक थंडर क्लाउड्स के भीतर बिजली जोरों से चमकने लगी। फिर सबकी आंखों के सामने वो भयानक ब्लैक थंडर धीरे धीरे इकट्ठा हुई और अंत में वो एक विशाल 3 कलर थंडर बीम में बदल गई जो सीधे स्यावियन के सामने प्रकट हुई। ये सीन देख के हुआ भी पूरी तरह शॉक्ड रह गया। 3 कलर पिल ट्रिब्यूलेशन, ये आदमी आखिर कितना मॉन्स्टर है। स्यावियन से मिलने से पहले पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन की सबसे बड़ी उम्मीद वही था। इतनी कम एज में वो पहले ही 4th ग्रेड अल्केमिस्ट और फेरी रैल्म सोल तक पहुंच चुका था। लेकिन स्यावियन जैसा मॉन्स्टर देखने के बाद उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसी समय 3 कलर पिल ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह तैयार हो गई और बिना एक पल रुके सीधे स्यावियन पे टूट पड़ी। स्यावियन भी एक पल के लिए चौंक गया। डैम इट, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि थंडर क्लाउड के एम्प्लीफिकेशन के बाद ये 3 कलर पिल ट्रिब्यूलेशन सीधे सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करेगी। वो अपनी पूरी पावर के साथ उसकी ओर टूट पड़ी। स्यावियन ने अपनी डोलची से ढकी हथेली सीधी उसकी ओर मार दी, लेकिन 3 कलर पिल ट्रिब्यूलेशन पे उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। वो बिना रुके लगातार स्यावियन पे अटैक करती रही। हालांकि इसकी पावर बेहद भयानक थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि स्यावियन का शरीर पहले ही ड्रैगन गॉड्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रैगन ब्लड टेम्परिंग से गुजर चुका था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कई लो लेवल ड्रैगन क्लैन मेंबर्स से भी कम नहीं थी, इसीलिए थंडर पावर को झेलना उसके लिए इतना कठिन नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद स्यावियन ने महसूस किया, नहीं, अगर ये इसी तरह लगातार सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करती रही तो मेरी डोची पहले खत्म हो जाएगी। जरूर इसमें कोई ट्रिक छिपी हुई है। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका ऑरा अचानक अपनी लिमिट तक पहुंच गया। अगले ही पल उसने एक बेहद भयानक पंच मारा। भारी हवा को चीरता हुआ उसका पंच सीधे 3 कलर पिल ट्रिब्यूलेशन से टकराया। इस बार पूरी पिल ट्रिब्यूलेशन पल भर में टूट के बिखर गई, लेकिन
बहुत कम लोगों ने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया। सियावन के पंच पे एक पल के लिए खाकी कलर्ड फ्लेम चमकी और अगले ही पल वो गायब हो गई। टेंचन ने सब स्पष्ट देख लिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड, हेवन लेवल अल्केमिस्ट और होली फ्लेम, लगता है इस बार डोंगजोव कंपटीशन सचमुच बहुत दिलचस्प होने वाला है। कुछ पल सोचने के बाद उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे तुरंत फोर्ज थंडर वैली जाना होगा। इस लड़के सियावन के आने के बाद कंपटीशन में एक और अल्केमिस्ट को शामिल करना पड़ेगा। इतना कह के टेंचन वहीं से गायब हो गया। उधर सियावन ने पूरी तरह पिल ट्रिब्यूलेशन को समाप्त कर दिया। वो आसमान में ज्यादा देर नहीं रुका और सीधे नीचे उतर के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भीतर वापस आ गया। पीछे सिर्फ सोक्ड भीड़ एक दूसरे का चेहरा देखती रह गई। जैसे ही सियावन अंदर पहुंचा, टेंचन फिर उसके सामने दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक बेहद शानदार अल्केमिस्ट रोब और एक मेडल था। टेंचन मुस्कुराया, लिटिल गाय, बधाई हो, आज से तुम पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सबसे कम एज के इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन लेवल अल्केमिस्ट हो। सियावन तुरंत बोला, सीनियर, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो केवल मेरी किस्मत थी। टेंचन मुस्कुराया, ये तुम्हारा अल्केमिस्ट रैंक मेडल और अल्केमिस्ट रोब है। याद रखना, इस मेडल को दुनिया की हर अल्केमिस्ट एसोसिएशन मान्यता देती है। जब तक ये मेडल तुम्हारे पास है, लगभग हर अल्केमिस्ट एसोसिएशन तुम्हारा सम्मान एक स्पेशल गेस्ट की तरह करेगी। सियावन ने आदर से सिर झुकाया। जूनियर समझ गया। टेंचन ने मेडल और रोब उसकी ओर बढ़ा दिए। इन्हें रख लो, तुमने इन्हें अर्न किया है। जैसे ही सियावन ने मेडल हाथ में लिया, उसने देखा उसके बीचों बीच एक विशाल इमोर्टल करैक्टर बना हुआ था। उसके चारों ओर मिस्टीरियस पैटर्न्स घूम रहे थे, जिससे पूरा मेडल बेहद मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था। टेंचन ने आगे कहा, कल डोंगजोव कंपटीशन के रूल्स घोषित किए जाएंगे और परसों कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू होगा। लिटिल गाय, इस बार चैंपियन को मिलने वाला रिवार्ड बेहद असाधारण है। मैं तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। सियावन ने सम्मान से हाथ जोड़ लिए। थैंक यू सीनियर, अगर अनुमति हो तो जूनियर अब विदा लेना चाहता है। इतना कह के उसने टेंचन का प्रणाम किया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन से निकल के सीधे सिटी लॉर्ड्स मैंसन लौट गया। अब वो शांत मन से अगले दिन का इंतजार करने लगा। सियावन के जाने के बाद हुआ फिर धीरे धीरे हॉल के भीतर आया। आज जो कुछ उसने देखा उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। टेंचन ने उसकी ओर देख के कहा, चलो अब तैयारी करो, डोंगजोव कंपटीशन शुरू होने वाला है। ये तुम्हारे लिए भी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। हुआफी ने धीरे से सिर झुका दिया। जी मास्टर। अगले पल उसने पूछा, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? टेंचन दूसरी दिशा में चलते हुए मुस्कुराया। फोर्ज थंडर वैली, ये सियावन वाकई बहुत दिलचस्प लड़का है। इतना कह के उसका ऑरा पल भर में गायब हो गया। आखिर एक 4-स्टार डोजन एक्सपर्ट के लिए आना और जाना सिर्फ एक पल की बात थी। सियावन का इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड हेवन लेवल अल्केमिस्ट की परीक्षा में सफल होना, सच कहें तो ये बात खुद सियावन ने भी सोची नहीं थी। उसके अपने अनुमान के अनुसार अगर वो इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अर्थ लेवल अल्केमिस्ट भी बन जाता तो वही उसके लिए काफी होता। अगर पहले राउंड में सोल बीस्ट द्वारा उसकी सोल की टेम्परिंग ना हुई होती और उसके सोल पावर में ब्रेक थ्रू ना आया होता तो शायद हेवन लेवल टेस्ट पास करना उसके लिए बेहद कठिन होता। उधर सियावन के अल्केमिस्ट असेसमेंट की खबर बहुत जल्द पूरे सिटी लॉर्ड्स मैंसन में फैल गई। यू फैमिली की दोनों बहनों को भी ये बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने सियावन को परेशान नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि कल डोंगजोव कंपटीशन के रूल्स और रिवार्ड्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है और सियावन अभी अभी असेसमेंट खत्म करके लौटा था, इसलिए उसे अच्छी तरह आराम करने देना ही बेहतर था। पूरा दिन यूं ही बीत गया, लेकिन पूरे थंडर सिटी का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। हर तरफ एक अजीब सी सीरियसनेस और टेंशन महसूस हो रही थी क्योंकि अगला दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट का दिन था। अगले सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखरी तो एक नए दिन की शुरुआत हुई। आज वही दिन था जब डोंगजोव कंपटीशन के रूल्स ऑफिशियल रूप से घोषित किए जाने वाले थे। सुबह सुबह ही सिटी लॉर्ड्स मैंसन के अंदर और बाहर अनगिनत एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो चुके थे। दरवाजे में लगातार दस्तक होने लगी। बाहर से यूवी की आवाज आई, बिग ब्रदर सियावन, अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है, चलें? पता नहीं क्यों, लेकिन जब सियावन अल्केमिस्ट असेसमेंट देने गया था उसी दौरान यूवी की स्ट्रेंथ भी ब्रेक थ्रू कर गई। अब वो 2-स्टार डोजियन अर्ली स्टेज में पहुंच चुकी थी। जहां तक उसकी बड़ी बहन यूरियन का सवाल था, वो पहले से ही 2-स्टार डोजियन थी। उसकी स्ट्रेंथ में कोई भी बदलाव नहीं आया। सियावन पहले से ही तैयार था। यूवी की आवाज सुनते ही उसने दरवाजा खोल दिया और फिर तीनों साथ साथ बाहर निकल पड़े। सिटी लॉर्ड्स मैंसन मेन हॉल।
हॉल के भीतर कई लोग पहले से मौजूद थे। एक गार्ड आगे बढ़ के बोला, माय लॉर्ड, इस समय सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बाहर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जमा हो चुके हैं। लगता है सब लोग डोंगजोउ कॉम्पिटिशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऊंचे स्थान पे सिटी लॉर्ड और मिस्टीरियस एल्डर डू फेंग बैठे हुए थे। आज रूल्स और रिवार्ड्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्हीं दोनों को करनी थी। सिटी लॉर्ड धीरे से अपनी सीट से उठे। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, अगर सब लोग तैयार हैं तो चलें। उनके लिए डोंगजोउ कॉम्पिटिशन केवल एक टूर्नामेंट नहीं था, ये पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन था। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं थी। अगर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कोई टैलेंटेड जीनियस या उसके पीछे की कोई पावर ऐसा डिसाइपल तैयार कर देती जो आगे चलकर 4 कॉन्टिनेंट्स या ली सोल डोमेन की किसी एकेडमी में प्रवेश पा ले, तो उस पावर के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान होता, क्योंकि उन्हें खुद लॉर्ड ऑफ ली सोल की ब्लेसिंग प्राप्त होती और ली सोल लॉर्ड की ब्लेसिंग्स मिलने के बाद उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती। ऐसा सम्मान वहां मौजूद हर एक्सपर्ट्स का सपना था। आखिर ली सोल लॉर्ड पूरे ली सोल डोमेन का सुप्रीम बीइंग था। जिसे उसकी ब्लेसिंग मिल जाती उसे अनगिनत लाभ प्राप्त होते। सिटी लॉर्ड ने कहा, चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हॉल से बाहर निकल के सीधे सिटी लॉर्ड्स मैंशन के मेन गेट की ओर बढ़ गए। रूल्स और रिवार्ड्स की अनाउंसमेंट थंडर सिटी के विशाल अल्टर पे होने वाली थी और वो अल्टर सिटी लॉर्ड्स मैंशन से अधिक दूर नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, भीड़ में अचानक हलचल मच गई। सिटी लॉर्ड आ गए, जल्दी देखो, यही है सिटी लॉर्ड। इतनी कम एज और फिर भी इतनी ऊंची पोजीशन, सचमुच बहुत पावरफुल हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग लगातार फुसफुसाने लगे। उनकी आवाजों में ईर्ष्या और सम्मान दोनों थे। थंडर सिटी के सिटी लॉर्ड की पोजीशन सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर ही नहीं मिलती थी। सबसे बड़ी बात, सिटी लॉर्ड सीधे फोर्ज थंडर वैली से जुड़े हुए थे। दूसरे शब्दों में वो थंडर सिटी में फोर्ज थंडर वैली के रिप्रेजेंटेटिव थे। तभी भीड़ में से किसी ने अचानक एल्डर डू फेंग को पहचान लिया। क्या वो एल्डर डू फेंग हैं? ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदल गए। अधिकांश लोग कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए युवा एक्सपर्ट्स थे, लेकिन कुछ अनुभवी लोग एक नजर में उन्हें पहचान गए। एल्डर डू फेंग वही व्यक्ति जो फोर्ज थंडर वैली में टैलेंटेड लोगों की भर्ती का प्रभारी था। सिटी लॉर्ड और एल्डर डू फेंग दोनों साथ साथ चल रहे थे। ये सीन देख के चारों ओर मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के मन में सम्मान और भी बढ़ गया। उनके चारों ओर कई पावरफुल गार्ड्स सुरक्षा में तैनात थे। अगर ये गार्ड्स ना होते तो शायद उत्साहित भीड़ सीधे उनके पास दौड़ पड़ती। कुछ ही देर बाद सिटी लॉर्ड और एल्डर डू फेंग के साथ विशाल भीड़ ऑल्टर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। आज ऑल्टर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया था। पूरा स्थान एक गंभीर और दबदबे वाले ऑरा से भरा हुआ था। सिटी लॉर्ड मुस्कुराए, एल्डर डू फेंग कृपया। उन्होंने हाथ से आगे बढ़ने का संकेत दिया। एल्डर डू फेंग ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर हल्का सा आश्चर्य व्यक्त किया। आज लोगों की संख्या सचमुच बहुत ज्यादा है। पिछले सालों में भी डोंगजोउ कॉम्पिटिशन काफी लोकप्रिय था, लेकिन आज जैसी भीड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी जानकारी के अनुसार इस बार 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन कराने वाला हर व्यक्ति अपने एरिया का सबसे टैलेंटेड जीनियस था। अब वो सभी डोंगजोउ में इकट्ठा हो चुके थे। आगे इनके बीच कैसी टक्कर होने वाली है, यह सोच के ही उत्सुकता बढ़ रही थी। सिटी लॉर्ड ने सिर हिलाया, चलते हैं। दोनों सीधे ऑल्टर के मिड भाग में पहुंचे। पूरा ऑल्टर एक लंबे रेड कारपेट से सजा हुआ था। कारपेट के अंत में 2 शानदार रेड सीट्स रखी थी। दोनों जाके अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए। सिटी लॉर्ड ने चारों ओर नजर घुमाई, फिर उनकी आवाज डोलची के साथ पूरे ऑल्टर में गूंज उठी। सभी का स्वागत है। आप सभी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े आयोजन डोंगजोउ कॉम्पिटिशन में भाग लेने आए हैं। उनकी आवाज में इतना भयानक डोलची प्रेशर था कि पूरे ऑल्टर के चारों ओर उसकी वेव्स फैल गई। इसे महसूस करते ही कई कमजोर एक्सपर्ट्स के चेहरे बदल गए। कितनी भयानक स्ट्रेंथ है, कम से कम 3 स्टार डोजियन तो होंगे ही। कुछ लोग धीमी आवाज में बुदबुदाए। सिटी लॉर्ड ने हाथ उठाया, सब लोग शांत हो जाइए। अब डोंगजोउ कॉम्पिटिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है। उनकी आवाज सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। फिर सिटी लॉर्ड ने कहना शुरू किया, आप सब यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन डोंगजोउ कॉम्पिटिशन पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के रियल जीनियस को चुनने के लिए आयोजित किया जाता है। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस बेहद सख्त होगा। पूरा कंपटीशन 3 स्टेज में बांटा जाएगा और
हर स्टेज के केवल टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को फोर्ज थंडर वैली के वैली मास्टर द्वारा पर्सनली टेस्ट किया जाएगा। ये सुनते ही पूरी भीड़ में हलचल मच गई। क्या 3 स्टेजेज, हर स्टेज के सिर्फ टॉप 10? मतलब इतने हजार पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 30 लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। ऑल्टर के बीचों बीच एक खुले स्थान पे श्याव्यन, यूरेन और यूवी साथ खड़े थे। शुरुआत में जब श्याव्यन यहाँ पहुंचा था तो इतनी विशाल भीड़ देख के वो भी चौंक गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपने सीने पे अल्केमिस्ट मेडल लगाया, भीड़ अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ने लगी। इसी वजह से उन्हें इतना खुला स्थान मिल गया। यूवी ने धीरे से कहा, इस बार रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 10,000 है और सिलेक्टेड होंगे केवल 30 लोग। सिलेक्शन सचमुच बहुत कठोर है। उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। हालांकि अब वो 2 स्टार डोजियान अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इतने हार्ड कॉम्पिटिशन में जीतना आसान नहीं था। यूरेन ने अपनी छोटी बहन के कंधे पर हाथ रखा, धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये सुन के यूवी ने भी राहत की सांस ली। जब तक उसकी बड़ी बहन साथ थी उसे लगता था कि कोई भी मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दोनों बहनों ने अपनी नजर फिर से ऑल्टर की ओर कर ली, जहां सिटी लॉर्ड और एल्डर डू फेंग कॉम्पिटिशन से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। तो मतलब इतने सारे लोगों में से आखिर जीतेंगे सिर्फ 30 लोग। सिटी लॉर्ड द्वारा कॉम्पिटिशन के बेसिक रूल्स घोषित करते ही ऑल्टर के चारों ओर खड़े लोगों के बीच तुरंत हलचल मच गई। सिटी लॉर्ड ने रूल्स पूरी तरह साफ नहीं बताए थे, इसलिए लगभग हर किसी के मन में सवाल उठने लगे। पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट बेहद विशाल था और इस समय लीचेंग में कॉम्पिटिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के सबसे टैलेंटेड और पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। हजारों पार्टिसिपेंट्स में से केवल 30 लोगों का चयन होना था। ये सुन के ऑल्टर के आसपास मौजूद अधिकांश लोगों का आत्मविश्वास कुछ कम हो गया। सीनियर, क्या आप रूल्स को थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? तभी भीड़ में से एक सुंदर सा युवक आगे बढ़ा और सम्मान पूर्वक पूछा। आखिर सिटी लॉर्ड ने भी जो बताया था वो काफी अस्पष्ट था। डू फेंग हल्का सा मुस्कुराया। इस बार ईस्टर्न डोव कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत अधिक है और 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए स्वाभाविक रूप से केवल रियल पावर हाउसेज ही उसमें भाग ले सकते हैं। जहां तक रूल्स की बात है, इस ईस्टर्न डोव कॉम्पिटिशन को कुल 3 स्टेजेस में बांटा गया है, लेकिन प्रत्येक स्टेज के रूल्स उसी दिन घोषित किए जाएंगे। हर स्टेज के टॉप 10 प्रतिभागी 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में भाग लेने के योग्य होंगे और प्रत्येक स्टेज के टॉप 3 कॉन्टेस्टेंट को स्पेशल रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। हर स्टेज का रिवार्ड अलग अलग होगा, लेकिन स्वॉर्ड फोर्जिंग थंडर वैली की प्रतिष्ठा के अनुसार हम किसी भी पार्टिसिपेंट को निराश नहीं करेंगे। डू फेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। तब श्याव्यन भी चुप नहीं रह सका। सीनियर, यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टेज में टॉप 10 में आ जाए तो क्या वो सेकंड और थर्ड स्टेज में भी भाग ले सकता है? बिल्कुल, डू फेंग बिना किसी झिझक के बोला। और यदि कोई अकेला व्यक्ति तीनों स्टेजेस में टॉप 10 प्राप्त कर ले तो उसे यह अधिकार होगा कि वो अपने साथ 2 साथियों को भी 4 कॉन्टिनेंट ट्रायल के लिए चुन सके। डू फेंग के इतना कहते ही पूरे मैदान में खलबली मच गई। असल में पहले ही केवल 30 लोगों का चयन होना था, लेकिन श्याव्यन का सवाल साफ बता रहा था कि वो अकेले तीनों क्वालिफिकेशंस हासिल करने की सोच रहा था। अगर ऐसा हुआ तो बाकी लोगों के लिए कंपटीशन और भी कठिन हो जाता। हालांकि जब सबकी नजर श्याव्यन की छाती पर लगे 4th रैंक इमोर्टल हेवन ग्रेड अल्केमिस्ट बैच पे पड़ी तो किसी ने भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर इतना भयानक टैलेंटेड व्यक्ति, उसे नाराज करना किसी के लिए भी समझदारी नहीं थी। डू फेंग भी श्याव्यन को देख के मुस्कुरा उठा। इतनी कम एज में 4th रैंक इमोर्टल हेवन ग्रेड अल्केमिस्ट बन जाना, इतना ही काफी था कि थंडर वैली जैसे बड़े फोर्स भी उसे गंभीरता से लें। यदि तुम लगातार तीनों स्टेजेस में भाग लेके हर बार टॉप 10 या फिर टॉप 3 तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें तीनों स्टेजेस के तीनों रिवार्ड्स भी मिलेंगे। तब तुम पूरी तरह तैयार होके 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में प्रवेश करोगे और वहां निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करोगे। ये सुनते ही नीचे मौजूद सभी एक्सपर्ट्स की आंखें चमक उठी। तीनों स्टेजेस के रिवार्ड्स निश्चित ही प्राइसलेस होंगे और कंपटीशन का पूरा कंटेंट सीक्रेट रखने का उद्देश्य भी बिल्कुल साफ था, फेयरनेस। वरना बड़ी बड़ी फोर्सेज भारी धन दे के पहले ही कंपटीशन की जानकारी खरीद लेते और पहले से तैयारी करके पूरे कंपटीशन को प्रभावित कर देते। इस बार रिवार्ड्स हैं वैली मास्टर द्वारा खुद बनाया गया 4th ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट, पीक होली रैंक डोव टेक्निक। और डू फेंग ने जानबूझ के कुछ पल रुक के कहा, थंडर वैली में प्रवेश की क्वालिफिकेशन। क्या
थंडर वैली में प्रवेश करने का अधिकार। पूरा वोल्टर एक पल में शोर से भर उठा। थंडर वैली, पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट इस नाम से भली भांति परिचित था। यही वो मिस्टीरियस स्थान था जिसने स्वॉर्ड फोर्जन थंडर वैली के वैली मास्टर को आज का ग्रेट ओवरलॉर्ड बनाया था। शुरुआत में स्वॉर्ड फोर्जन थंडर वैली केवल लीचिंग की एक नॉर्मल सी छोटी सी फोर्स थी। उस समय उसके वैली मास्टर की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एक संयोग से वो थंडर वैली में प्रवेश कर गया और उसके बाद उसकी पूरी स्ट्रेंथ में धरती और आसमान जैसा चेंज आ गया। बाद में उसने अकेले ही एक पूरी आउटसाइड टेरिटरी इविल रेस को नष्ट कर दिया। उसी युद्ध के बाद स्वॉर्ड फोर्जन थंडर वैली पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट ओवरलॉर्ड बन गया। इसी कारण थंडर वैली को बाहरी दुनिया एक डिवाइन प्लेस मानती थी। उसके बारे में अनगिनत अफवाहें थी, लेकिन एक बात सभी जानते थे, थंडर वैली के भीतर अवश्य कोई ऐसा ग्रेट सीक्रेट छिपा है जो किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी एक असाधारण पावर हाउस बना सकता है। ऐसे में यहाँ मौजूद 2 स्टार डोवजन एक्सपर्ट्स भी उसका आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते थे। डू फेंग ने धीरे से कहा, थंडर वैली का रियल प्रभाव मैं विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन एक बात पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, तुम लोगों की वर्तमान स्ट्रेंथ यदि थंडर वैली में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कम से कम तुम्हारा कल्टीवेशन अवश्य बढ़ेगा, और जहां तक अंदर मौजूद ट्रेजर्स की बात है वो सब तुम्हारी अपनी क्षमता पे डिपेंड करेगा। ये सुनकर स्याविन के भीतर मौजूद सोल ईटर भी अचानक बोल पड़ा, यह आदमी सचमुच थंडर वैली को रिवार्ड बनाने के लिए तैयार हो गया। स्याविन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा, उसका मास्टर आखिर कितना पावरफुल था। यहाँ इतने सारे 3 स्टार डोवजियन और फ्रीलैंड सोल एक्सपर्ट्स मौजूद थे, फिर भी सोल ईटर बिना किसी डर के उससे बात कर रहा था। इससे स्याविन को अंदाजा होने लगा कि सोल ईटर की रियल स्ट्रेंथ शायद उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। अगले ही पल सोल ईटर गंभीर आवाज में बोला, ये थंडर वैली बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें हर हाल में उसके अंदर जाना चाहिए। स्याविन ने तुरंत पूछा, थंडर वैली आखिर है क्या? सोल ईटर ने समझाना शुरू किया, विशेष रूप से कहूँ तो ये अंडरवर्ल्ड का एक अत्यंत मिस्टीरियस स्थान है जहाँ पूरे वर्ष थंडर की पावर उमड़ती रहती है। उसी कारण उसके आसपास अनगिनत हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स जन्म लेते हैं। पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वास्तव में स्वॉर्ड फोर्जन थंडर वैली के वैली मास्टर के कंट्रोल में है। उसकी रियल स्ट्रेंथ केवल अर्ली 5 स्टार डोजियन है, लेकिन थंडर वैली की सहायता से वो बिना डरे एक कंप्लीट 5 स्टार डोवजन एक्सपर्ट से भी लड़ सकता है। उसकी सारी ताकत का रहस्य यही थंडर वैली है। स्याविन ये सुन के गहरी सोच में पड़ गया। इतनी मिस्टीरियस जगह, 5 एलिमेंट्स गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, इन सभी एट्रीब्यूट्स में संसार की अनेक अद्भुत वस्तुएं मौजूद थी, लेकिन इन सब में होली फ्लेम को ही हाईएस्ट किंग माना जाता था। हालांकि थंडर एट्रीब्यूट भी उतना ही भयानक और अत्यंत पावरफुल था। स्याविन को तुरंत अनुमान हो गया कि थंडर वैली के भीतर निश्चित रूप से थंडर एट्रीब्यूट का कोई अत्यंत रेयर सुप्रीम ट्रेजर छिपा होगा, अन्यथा स्वॉर्ड फोर्जन थंडर वैली का वैली मास्टर इतना भयानक पावरफुल कभी नहीं बन सकता था। वर्तमान में स्याविन खुद केवल अर्ली 2 स्टार डोवजन था। यदि उसे कंप्लीट 2 स्टार डोवजन एक्सपर्ट से लड़ना पड़ता तो होली फ्लेम का यूज किए बिना जीतने की कोई संभावना नहीं थी, और 5 स्टार डोवजन रेल्म में हर एक छोटे लेवल के बीच का अंतर और भी अधिक भयानक होता था। फिर भी थंडर वैली का वैली मास्टर पूरे 3 लेवल्स के ऊपर के एक्सपर्ट से लड़ सकता था। इसका कारण निश्चित रूप से थंडर वैली ही था। अंत में डू फेंग ने घोषणा की, कंपटीशन के रूल्स और रिवार्ड्स यही हैं। कल से फर्स्ट स्टेज आधिकारिक रूप से शुरू होगा। इतना कहकर डू फेंग और सिटी लॉर्ड दोनों वोल्टर से नीचे उतर गए। स्याविन ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। लगता है इस बार ईस्टर्न जोव कंपटीशन वास्तव में बेहद रोमांचक होने वाला है। इसके बाद वो दोनों युवतियों के साथ वापस सिटी लॉर्ड मैंसन की ओर लौट गया। अब रूल्स भी सामने आ चुके थे, रिवार्ड्स भी तय हो चुके थे। बाकी था केवल कल का इंतजार, जब ईस्टर्न जोव कंपटीशन का पहला स्टेज आधिकारिक रूप से शुरू होने वाला था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको
आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।